एनोरेक्सिया। दोस्तों, एनोरेक्सिया को हम हिंदी में भूख न लगना बीमारी के नाम से जानते हैं। इस बीमारी में इंसान के सामने चाहे जैसा भी स्वादिष्ट भोजन रखा हो, वह उस भोजन को देखकर उल्टी और घबराहट महसूस करता है। अगर इस बीमारी को अनदेखा किया गया तो इस बीमारी में इंसान की मृत्यु भी हो सकती है, क्योंकि दोस्तों एक लंबे समय तक खाना ना खाने की वजह से शरीर में खून की कमी आ जाती है, जिसको एनीमिया बोलते हैं। एनीमिया के साथ साथ शरीर में जॉन्डिस भी होने लगता है, यानी कि पूरा शरीर पीला दिखने लगता है। शरीर में खून की जगह पानी बनने लगता है और अंततः जाकर व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है और बाद में उसकी मृत्यु भी हो जाती है। इसलिए इस बीमारी का समय रहते हुए इलाज कर लेना चाहिए। तो नमस्ते दोस्तों, स्वागत है अपने पाथ और स्किन केयर चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एनोरेक्सिया डिसीज़ के बारे में। दोस्तों, एनोरेक्सिया डिसीज़ एक ऐसी कंडीशन होती है, इसमें इंसान को भूख कम लगती है या फिर बिल्कुल भी नहीं लगती है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एनोरेक्सिया बीमारी के बारे में विस्तार से बात करेंगे, जिसमें हम बात करेंगे इस बीमारी के इंट्रोडक्शन के बारे में और इस बीमारी के कॉजेस यानी कि कारणों के बारे में, और इस बीमारी के सिम्टम्स यानी कि लक्षणों के बारे में, और इस बीमारी के संपूर्ण ट्रीटमेंट के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे एनोरेक्सिया बीमारी में जो हमेशा की तरह हमारा होता है इंट्रोडक्शन। तो चलिए दोस्तों, हम बात करेंगे इस बीमारी के परिचय में। दोस्तों, बात करेंगे एनोरेक्सिया बीमारी के परिचय में, तो मैं आपको बता दूं कि भूख ना लगना, जिसको हम लॉस ऑफ एपेटाइट बोलते हैं, जिसे चिकित्सकीय भाषा में एनोरेक्सिया कहा जाता है, कोई स्वतंत्र बीमारी नहीं बल्कि किसी अंदरूनी शारीरिक या मानसिक समस्या का एक लक्षण है। यानी कि दोस्तों, ये जो भूख लगना है या फिर जो एनोरेक्सिया जो बीमारी है, ये अपने आप में कोई बीमारी नहीं है। ये किसी अन्य बीमारी का संकेत होता है, जिसकी वजह से हमें भूख नहीं लगती है। इस बीमारी में व्यक्ति के खाने की इच्छा खत्म हो जाती है, जिससे शरीर में कमजोरी और वजन तेज़ी से घटने लगता है। बाद में इंसान काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है और इस वजह से उसकी मृत्यु भी हो जाती है। अब दोस्तों, ये तो रही हमारी एनोरेक्सिया डिसीज़ के परिचय में। अब दोस्तों, हम बात करेंगे इस बीमारी के कॉजेज यानी कि कारणों के बारे में। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस बीमारी के कारणों को कि यह बीमारी किन किन कारणों से होती है। बात करेंगे एनोरेक्सिया डिसीज़ के कॉजेज के बारे में, तो इसमें हमारा सबसे पहला कॉजेज है शारीरिक बीमारियाँ। अब दोस्तों, शारीरिक बीमारियों में क्या होता है कि जैसे कि पेट का संक्रमण है, लीवर या फिर किडनी की खराबी है, थायराइड की समस्या है या फिर ज़्यादा शुगर है। तो ये जो समस्याएं होती हैं, इनकी वजह से भी यहाँ पर एनोरेक्सिया बीमारी को देखा जाता है या फिर उस मरीज को भूख नहीं लगती है। दूसरा कारण है दोस्तों मानसिक तनाव, जिसको हम साइकोलॉजिकली डिप्रेशन वगैरह कहते हैं। अब दोस्तों, इसमें क्या होता है कि अत्यधिक चिंता, डिप्रेशन, इसको हम अवसाद भी बोलते हैं, या फिर मानसिक दबाव के कारण भी यहाँ पर किसी भी व्यक्ति को एनोरेक्सिया डिसीज हो सकती है या फिर उस व्यक्ति को भूख नहीं लग सकती है। अब दोस्तों, ये जो तनाव होते हैं, ये चिंता होती हैं, ये इतनी घातक होती हैं कि इंसान को अंदर से बिल्कुल झकझोर के रख देती हैं। इसलिए आपको क्या करना है कि जो भी डिप्रेशन या चिंता है, उससे आपको लड़ना है या फिर उसको दूर करना है। तीसरा कारण है दोस्तों दवाओं के दुष्प्रभाव। अब दोस्तों, दवाओं के दुष्प्रभाव में क्या होता है कि इसमें जैसे कुछ खास एंटीबायोटिक्स होते हैं और कुछ पेन किलर होती हैं या फिर अन्य भारी दवाओं के रिएक्शन से भी भूख मर जाती है। यानी कि दोस्तों, इस वजह से भी इंसान को एनोरेक्सिया डिसीज हो जाती है। अब दोस्तों, अगला है हमारा 4th नंबर का पाचन तंत्र की गड़बड़ी। अब दोस्तों, पाचन तंत्र की गड़बड़ी में क्या होता है, जैसे किसी को कब्ज है, गैस है या फिर पेट में भारीपन रहता है, तो इस वजह से भी इंसान की भूख मर जाती है। यानी कि दोस्तों, इस वजह से भी इंसान को भूख नहीं लगती है। अगला है दोस्तों कृमि संक्रमण। कृमि संक्रमण क्या होता है दोस्तों, ये एक ऐसा संक्रमण होता है, इसमें जो हमारी इंटेस्टाइन होती है, जो बड़ी वाली इंटेस्टाइन होती है, उसमें कीड़े पाए जाते हैं। कीड़ों में जैसे कि फीता कृमि, गोला कृमि, इस प्रकार के कीड़े आंतों में पाए जाते हैं। यह कीड़े इंसान के बड़ी इंटेस्टाइन यानी कि जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है, उसमें रहकर इंसान की भूख को मारते हैं और इंसान काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर होने लगता है। अगला पॉइंट है हमारा दोस्तों मद्यपान और धूम्रपान। यानी कि दोस्तों, ऐसे व्यक्ति जो ज़्यादा शराब पीते हैं या फिर ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं, तो ऐसे व्यक्तियों में भी यहाँ पर एनोरेक्सिया डिसीज को देखा जाता है। अब दोस्तों, ये तो रही हमारी एनोरेक्सिया डिसीज के कॉजेस के बारे में। अब दोस्तों, हम बात करेंगे इस बीमारी के संपूर्ण सिम्टम्स यानी कि लक्षणों के बारे में। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं एनोरेक्सिया डिसीज के सिम्टम्स में हमारा सबसे पहला सिम्टम्स है दोस्तों
खाने का नाम सुनते ही घबराहट या फिर मितली महसूस होना। यानी कि दोस्तों, अगर किसी भी मरीज के सामने चाहे जैसा भी स्वादिष्ट भोजन रखा हो, उस भोजन को देखकर व्यक्ति या तो भाग जाता है या फिर उससे मुंह फेर लेता है, या फिर उस व्यक्ति उस भोजन को देखकर उसको वॉमिटिंग जैसा फीलिंग होने लगता है या फिर उसको घबराहट होने लगती है। अगला पॉइंट है दोस्तों हमारा यहाँ पर बिना किसी कोशिश के लगातार वजन कम होना। यानी कि दोस्तों कि जो व्यक्ति है वो किसी भी प्रकार का ऐसा कोई कार्य नहीं कर रहा है कि जिससे उसका वजन कम हो, लेकिन फिर भी अपने आप ही वजन कम हो रहा है, तो ये यहाँ पर ये हमारा जो सिम्टम्स है वो बनता है। अगला पॉइंट है दोस्तों हमारा यहाँ पर शरीर में हमेशा थकान और ऊर्जा की कमी रहना। यानी कि दोस्तों जब शरीर कमज़ोर होता है या फिर वो समय पर खाना नहीं खाता है या फिर कई कई दिनों तक खाना नहीं खाता है, तो उसके शरीर में कई सारी कमियां आने लगती हैं, जिस वजह से शरीर काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर होने लगता है, शरीर में ऊर्जा भी नहीं होती है। इस वजह से वह व्यक्ति हमेशा थकान महसूस करता है। अगला पॉइंट है दोस्तों हमारा खाने की इच्छा का समाप्त होना। दोस्तों ये इसका मेन और अहम पॉइंट है। जैसे ही व्यक्ति को सामने अगर खाना लाते हैं तो उस खाने को वह व्यक्ति बिल्कुल भी नहीं खाता है, या फिर उसके मन में, जो पेशेंट है जिसको एनोरेक्सिया डिसीज हो गई है, उसके मन में उसको बिल्कुल भी भूख की इच्छा नहीं होती है। अब दोस्तों ये तो रहा हमारा एनोरेक्सिया डिसीज के सिम्टम्स के बारे में। अब दोस्तों हम बात करेंगे इस बीमारी के संपूर्ण ट्रीटमेंट के बारे में। तो चलिए दोस्तों जानते हैं इस बीमारी के ट्रीटमेंट को। तो बात करेंगे एनोरेक्सिया डिसीज़ के ट्रीटमेंट के बारे में। तो दोस्तों आप हमेशा याद रखना कि इस बीमारी का आपको जो मूल कारण होता है दोस्तों, मूल कारण को पहचान कर ही इसका ट्रीटमेंट करना है। और हमेशा मैं आपको बता दूं कि अगर किसी बीमारी का आप मूल कारण का ट्रीटमेंट नहीं कर रहे हो तो उस बीमारी को आप परमानेंटली ठीक नहीं कर रहे हो। इसलिए आपको हमेशा कोई भी बीमारी है उसके मूल कारण को पहचानना है और उसका ट्रीटमेंट करना है। ऐसे ही दोस्तों आपको जहाँ पर जो एनोरेक्सिया डिसीज में आज बता रहा हूँ उसमें भी आपको मूल कारण को पहचानना है, तब जाकर आप उस बीमारी को पूर्ण रूप से ठीक कर सकते हो। जैसे कि दोस्तों इसमें मूल कारण मैं आपको बताऊँ, जैसे अगर कोई व्यक्ति है उसको लीवर से रिलेटिव उसको प्रॉब्लम है, जैसे कि लीवर सोराइसिस है या फिर उसको लीवर पर सूजन है, तो इस वजह से भी उस मरीज को भूख नहीं लगती है। अब दूसरा जैसे किसी व्यक्ति को थायराइड है, अब थायराइड में जैसे उसको पतला होने वाला थायराइड है तो उसमें भी सामने वाले जो पेशेंट है उसको भूख नहीं लगेगी। या फिर जैसे कि दोस्तों अगर किसी व्यक्ति को कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है या फिर कोई वायरल इन्फेक्शन है या फिर साथ में उसको फीवर या बुखार है, तो ऐसी समस्या की वजह से भी उस मरीज को भूख नहीं लगती है। तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों, आपको हमेशा इसके मूल कारण को पहचानना है और तभी जाकर इसके मूल कारण का ट्रीटमेंट करोगे तो ये एनोरेक्सिया डिसीज स्वतः ही ठीक हो जाएगी। एक बात हमेशा याद रखना है दोस्तों, आपके पास जब भी कोई पेशेंट आता है उस पेशेंट की आपको हिस्ट्री लेनी है कि पूर्व में आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई थी, यानी कि कोई बड़ी बीमारी तो नहीं हुई थी, या फिर इसी बीच में आपको कोई बुखार ताप वगैरह तो नहीं आया था, या फिर आप पहले से कोई दवाइयाँ तो नहीं खा रहे हो। तब जाकर उस व्यक्ति की हमको हिस्ट्री जानने के बाद में मूल कारण का पता चलेगा। अब सामने वाले व्यक्ति में जैसे मूल कारण का पता चल जाता है, जैसे किडनी वाली समस्या है तो किडनी से रिलेटिव हम दवाइयाँ चलाएंगे, या लीवर वाली समस्या है तो लीवर से रिलेटिव हम दवाइयाँ चलाएंगे, और या फिर उसको जैसे कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन या फिर वायरल इन्फेक्शन या फिर एक लंबे समय से फीवर आ रहा है, या फिर जैसे सामने वाले मरीज को टीबी यानी कि ट्यूबरकुलोसिस है, तो उसका जो मेन जो रीजन है उसका ट्रीटमेंट चलाएंगे तो ये जो एनोरेक्सिया डिसीज है वो स्वतः ही ठीक हो जाती है। अब दोस्तों जैसे हमको सामने वाले मरीज में मूल कारण का एकदम से पता नहीं चल रहा है, तब हम उस मरीज को देखकर हम कौन से जो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट होते हैं उसको हम चला सकते हैं। याद रखना है दोस्तों, ये जो ट्रीटमेंट मैं आपको बता रहा हूँ ये ट्रीटमेंट किसी भी आम व्यक्ति के लिए नहीं है। ये जो ट्रीटमेंट है ये आरएमपी डॉक्टर या फिर जो प्रैक्टिशनर जो या फिर जो मेडिकल स्टूडेंट होते हैं उनके लिए ये जो ट्रीटमेंट है। अब दोस्तों इसमें जैसे कि कोई पेशेंट है अपने पास आया, उसका अपन को मूल कारण नहीं पता चला, तो हम उसके सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट यानी कि उसके सिम्टम्स के आधार पर कौन सा ट्रीटमेंट दे सकते हैं। तो इसमें हमारा सबसे पहला ट्रीटमेंट रहेगा टैबलेट यूनी एंजाइम। अब दोस्तों यहाँ पर जो यूनी एंजाइम है ये क्या करती है दोस्तों, ये पेट में जो कुछ अगर बेकार है तो उस बेकार को ख़त्म करती है। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं जो यूनी एंजाइम होता है इसमें जैसे कि फंगल डिस्टेज होता है, पेप्सिन होता है एंड एक्टिवेटेड चारकोल होता है। तो अब जैसे जो यूनी एंजाइम टैबलेट है इसको कैसे देना है, तो इस टैबलेट को आपको दिन में 2 बार खाना खाने के बाद देना है, कि यानी कि एक टैबलेट आपको सुबह देनी है और एक टैबलेट आपको शाम को देनी है। उसके बाद में जैसे कि अगर पेट में कीड़े हो गए हैं दोस्तों, अब जैसे हमको पता तो नहीं है कि जैसे उसका मूल कारण हमको पता नहीं चला है, अब हमको सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट दे रहे हैं तो ये सारा ट्रीटमेंट हमको बना के देना है, कहीं उसके पेट में कीड़े तो नहीं है। तो इस वजह से आपको जहाँ पर टैबलेट बैंडी प्लस देना है। अब दोस्तों एक बैंडी आती है जिसमें एल्बेंडाजोल 400 mg जो प्लान होती है, और जहाँ पर जो बैंडी प्लस है इसमें एल्बेंडाजोल प्लस आइवरमेक्टिन है, जो कि दोनों प्रकार के रिंग बॉम्ब पर अच्छा काम करती है, यानी दोनों प्रकार के बॉम्ब पर अच्छा काम करती है।
अब दोस्तों जो बेंडी प्लस टैबलेट है इसको लेना कैसे है, तो इसको लेने के लिए आपको जैसे कि बहुत से डॉक्टर से इसको 8 दिन में एक बार खाने के लिए सलाह देते हैं, लेकिन मेरा ओपिनियन आपको सबसे बेस्ट यही है कि आप इस टैबलेट को 5 दिन के अंतराल में खाइए। अब खाना कैसे है, रात को इस दवा को चबाकर दूध के साथ में खाना है, प्रत्येक 5 दिन बाद या फिर 6 दिन बाद भी आप इसको ले सकते हो। उसके बाद में दोस्तों जैसे उस मरीज को भूख नहीं लगती है तो उसकी भूख बढ़ाने के लिए हम जहाँ पर एक टैबलेट सिप्लेक्टिन भी आती है 4 mg में, अगर उसका ऑप्शन हमारे पास नहीं बनता है तो हम जहाँ पर एक सिरप साइपोन भी उस मरीज को दे सकते हैं। अब देना कैसे है इसको याद रखना है दोस्तों, इस सिरप को या फिर इस टैबलेट को आपको हमेशा खाना खाने से आधा घंटा पहले देना है। जैसे कि सिरप हमने साइपोन लिया है तो इसको क्या करना है, इसकी 2 चम्मच आपको पेशेंट को दिन में 3 बार सजेस्ट करना है, यानी कि आपको मरीज को बोलना है कि इसकी 2 चम्मच दिन में 3 बार लेना है। उसके बाद में दोस्तों ये जहाँ पर हमको एक प्रोटीन पाउडर मरीज को चलाना है। अब दोस्तों प्रोटीन पाउडर क्या है कि ये शरीर में मांस को बनाने का काम करता है, तो हम जहाँ पर एक प्रोटीन पाउडर प्रोटीन एक्स करके आता है मेडिकल में, किसी मेडिकल स्टोर पर उपलब्ध हो जाता है, तो जहाँ पर प्रोटीन एक्स को आपको क्या करना है कि इसको सुबह शाम यानी कि खाना खाने के बाद में दूध के साथ में आपको लेना है। उसके बाद में हमारा अगला ऑप्शन बनता है सिरप गैरीफोर्ड। अब दोस्तों जो गैरीफोर्ड जो सिरप है ये एक हिमालयन कंपनी की मतलब सिरप आती है, और दोस्तों इसका शरीर में ज़्यादा कोई वर्क नहीं है, सिर्फ ये टैबलेट जनरल मेटाबॉलिक टॉनिक होती है, यानी कि शरीर का जो मेटाबॉलिक होता है उसको बैलेंस करने का काम करती है। अब इस सिरप को लेना कैसे है, तो इस सिरप को लेने के लिए हमको सुबह शाम खाना खाने के बाद 2-2 चम्मच लेना होता है, या फिर आप 5-5 ml दिन में 2 बार यानी खाना खाने के बाद में 5 ml सुबह और 5 ml शाम को ले सकते हैं। अब दोस्तों ये तो रहा हमारा एनोरेक्सिया डिसीज के बारे में संपूर्ण जानकारी। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया हो। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों रिश्तेदारों में, ताकि उनको भी ऐसी नॉलेज मिल सके। और साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो या फिर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा देना ताकि अपने इस चैनल पर जो भी नया वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।